गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी क्लास बीए फर्स्ट का चतुर्थ लेसन है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संविधान में उनका वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है। What do you mean by fundamental rights and discuss the mention of फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार का अर्थ जानने से पहले है कि अधिकारों का अर्थ जाना जाए। अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकार वे कानून होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार उस देश के वे मूल अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिले हुए होते हैं, और ये मौलिक अधिकार प्रत्येक देश के अधिकार होते हैं। प्रत्येक देश ने अपने देश में मौलिक अधिकारों को निर्धारित कर रखा है। हमने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। हमने अपने संविधान में के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, और यह संसार के अन्य संविधानों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इन अधिकारों के प्रयोग से ही राज्य में ऐसी परिस्थितियों की स्थापना हो सकती है जिससे नागरिक अपना शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास कर सकें। मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम तो भारतीय प्रजातंत्र के लिए इनको नेसेसरी माना गया। दूसरा, ये संवैधानिक परंपराओं के कारण किया गया। उसके बाद सत्तारूढ़ दल के अत्याचार से भी सुरक्षित रखने के लिए इनका संविधान में वर्णन किया गया है। संविधान में वर्णन करने का इनका पर्पज यही था कि भारत में डेमोक्रेसी को बनाए रखा जा सके, और कोई भी सरकार जो बनती है, सत्तारूढ़ दल जो भी पार्टी हमारी रूलिंग सरकार में आती है, वो अत्याचारी न हो सके। अब आती है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हमारे देश में मौलिक अधिकार जो वर्णित किए गए हैं, उनकी सर्वप्रथम विशेषता ये है कि ये बहुत ही विस्तृत हैं। विस्तृत होने का इनका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक अधिकार को विस्तार पूर्वक लिखा गया है और उनके हर भाग का स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी इसकी बात आती है कि ये नागरिक और विदेशियों में भेद करते हैं। मौलिक अधिकार उसी देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, विदेशियों के साथ उनका अंतर होता है। विदेशियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसके बाद साधारण व्यक्ति और संस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इन अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है और संसद को मौलिक अधिकारों की संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है। उसके बाद हमारे मौलिक अधिकारों का एक गुण यह है कि ये मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत है। अगर इनकी कोई उल्लंघन करता है तो हम इनके प्रति कोर्ट में शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का भी एक विशेष संवैधानिक उपचार जो अनुच्छेद 32 दिया गया है हमारे पास है, उनके अनुसार हम कोर्ट में जाकर के अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। अब आता है कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक में किया गया है। अनुच्छेद 12 में इससे कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका संसद, राज्यों की सरकार और विधानसभाओं के अतिरिक्त भारत के क्षेत्र में स्थित सभी स्थानीय सरकारें, विभाग सम्मिलित हैं जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित है। उसके बाद अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय से पूर्व प्रचलित वे सब कानून रद्द कर दिए गए हैं जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के विरोधी थे। उसके बाद अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद को ये शक्ति दी गई है कि वह सेनाओं में अनुशासन आदि बनाए रखने के लिए नियम बनाते समय इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ की हालत में अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 35 का संबंध ऐसे कानूनों से है जिसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों को लागू करना है। इसके अंतर्गत संसद को संवैधानिक उपचारों के अधिकार, सेवा एवं मार्शल लॉ संबंधी कानून आदि बनाने की एकमात्र शक्ति प्रदान की गई है। हमारे मूल संविधान में मूल जो मौलिक कर्तव्य थी वो 7 थे। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्न 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। सर्वप्रथम आता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इनका संविधान में वर्णन किस प्रकार कौन से अनुच्छेद में किया गया है वो हम बताएंगे। सर्वप्रथम जो हमारा मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार, उसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समक्ष समानता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही होगी। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म इससे किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें यह वर्णन किया गया है कि राज्य सैनिक अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। फर्स्ट है भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता, सेकंड है शांतिपूर्वक बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, फोर्थ है भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, फिफ्थ है भारत के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतंत्रता और सिक्स्थ है कोई भी व्यवसाय, पेशा अपनाने या व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 से 22 तक दी गई हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में जिसका वर्णन किया गया है। 23 के अनुसार मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार अथवा किसी से जबरदस्ती काम करवाने की मनाही कर दी गई है और इसका उल्लंघन करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने अथवा अन्य किसी ऐसे जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक बंधुआ मजदूर के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य वास्तव में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ जो अनुच्छेद आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जिसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सार्वजनिक अनुशासन, नैतिक स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। उसके बाद धार्मिक अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है
कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। 26 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक संप्रदाय अथवा उसके किसी भाग को धर्म अथवा दान संबंधी उद्देश्य के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें चलाने, धर्म के मामले में अपने कार्यों का स्वयं प्रबंध करने, अचल संपत्ति को प्राप्त करने और कानून के अनुसार उस संपत्ति का प्रबंध करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चंदा अथवा टैक्स लेने के मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और न ही उस शिक्षा संस्थाओं में जो सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं किसी भी विद्यार्थी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान नहीं है। इस प्रकार उसके बाद हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार आता है वो है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बताते हुए कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक समूह को जो भारत की धरती पर रहता है तथा जिसकी अपनी निश्चित भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। उसके बाद अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को सभी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना तथा उन्हें चलाने का प्रबंध करने का अधिकार होगा। इस धारा में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय किसी शिक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबंध के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हो अथवा धर्म के आधार पर। उसके बाद हमारा लास्ट जो छठा हमारा मौलिक अधिकार आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। 32 में हमें 5 प्रकार के आदेश दिए गए हैं। परम आदेश जिनको हम रिट दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके अगर बाकी दिए गए हमारे 5 मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 में नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, तो वे उच्चतम न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके विरुद्ध न्याय की मांग कर सकते हैं। न्यायालयों के इन अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश दिए गए हैं, जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में जारी किए गए 5 प्रलेख हैं। पहला प्रलेख आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका यह है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शरीर हमारे सामने पेश करो, अर्थात किसी व्यक्ति जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष करो। परम आदेश लेख का अर्थ है, ये मैंडामेंट शब्द की लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। परम आदेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपने सार्वजनिक दायित्व का निर्वाह न कर रही हो अथवा इस लेख द्वारा अधिकारों को अपने विधिवत दायित्वों का निर्वाह करने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा जिसके कारण नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है। तीसरा हमारा प्रतिषेध लेख आता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इस शब्द का अर्थ है रोकना या मनाही करना। रोकना या मनाही करना। यह लेख उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या उसके अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत का पालन करता है। इसका उल्लंघन रोकने के लिए किया गया है। उदाहरण के रूप में उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय की किसी मुकदमे की सुनवाई करने से रोक सकता है। उसके बाद
हमारा फोर्थ जो रिट दी गई है वो है रिट ऑफ क्वाय वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यह एक ऐसा लेख है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा या किस शक्ति द्वारा यह आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निर्वाचित पद को ग्रहण करने का प्रयत्न करे। इसके द्वारा उसे ऐसा करने से रोका जाता है, जैसे यदि किसी पद के अधिकार किसी पद के लिए अवकाश प्राप्ति की उम्र 58 वर्ष निश्चित की गई और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी 58 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और वह उस पद पर काम कर रहा हो तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख से संबंधित पद रिक्त किया जा सकता है। और लास्ट में आता है उत्प्रेषण लेख, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। इस लेख द्वारा किसी निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को उसके समक्ष विचारार्थ किसी मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेज देने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत ही किसी नागरिक के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है और ये मौलिक अधिकार बहुत अधिक प्रतिबंधित करते हैं। आर्थिक अधिकारों का इनमें अभाव होता है। मौलिक अधिकार द्वारा सामाजिक समानता की स्थापना होती है। मौलिक अधिकार कानून का शासन स्थापित करते हैं और मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं।